नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, नाटो रूस से डरता है, ये बात कह दी है जेलेंस्की ने। जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने कहा है या तो नाटो ये कहे कि मैं रूस से डरता हूं, यानी नाटो ऑर्गेनाइजेशन रूस से डरता है, या फिर वो जेलेंस्की की मदद करे, यानी यूक्रेन की मदद करे डायरेक्टली। इनडायरेक्टली बहुत होगा। जेलेंस्की दोस्तों बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे, एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। G7 देशों से रसिया को कब बाहर किया गया था? आपके ऑप्शन में है 2001, 1992, 2022 या फिर 2014। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि अब नाटो साफ साफ तौर पर ये कहे कि मैं रसिया से डरता हूं या हम लोग रसिया से डरते हैं, या फिर दोस्तों डायरेक्टली वो मदद करे यूक्रेन की। यहां पर आप देख पाएंगे इंडिया टुडे का आर्टिकल है, आइदर एक्सेप्ट अस और एडमिट फियर ऑफ रसिया। रसिया का फियर ये एक्सेप्ट करे नाटो। नाटो दोस्तों आप लोगों को पता होगा 30 देशों का एक संगठन है, 30 देशों का एक सैन्य संगठन कहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। इसमें दुनिया भर के 30 महाशक्तियां शामिल हैं, सैन्य महाशक्तियां शामिल हैं, और ये सैन्य सुरक्षा के लिए ही स्थापित ही किया गया है। यानी इसमें एक आर्टिकल 5 है जिसकी चर्चा हमेशा रहती है। इस आर्टिकल 5 में ये साफ तौर से कहा गया है कि अगर नाटो के किसी मेंबर पर किसी देश के द्वारा हमला किया जाता है तो नाटो के सभी मेंबर अपने आप पर उस पर हमला समझेंगे और फिर सभी लोग पूरी ताकत के साथ मिल करके उसका सामना करेंगे। लेकिन ये तभी करेंगे जब नाटो के किसी मेंबर पर कोई अटैक करता है। अब यूक्रेन दोस्तों नाटो का मेंबर है नहीं, इस वजह से यूक्रेन लगातार नाटो का सदस्य बनने की चेष्टा कर रहा था, और यही वजह है कि क्योंकि रसिया नहीं चाह रहा था कि नाटो का मेंबर बने यूक्रेन, और इसी वजह से रूस जो है यूक्रेन पर हमला किया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे आप नाटो के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर है, हालांकि मैंने आपको इस पर एक वीडियो बना करके दी हुई थी। 1949 में यह स्थापित हुआ था। जेंस स्टोलनबर्ग इसके महासचिव हैं। अंग्रेजी और फ्रेंच लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 30 इसके सदस्य देश है और 1949 में ये स्थापित किया गया था नाटो। इस पर मैंने आपको डिटेल लेक्चर दिया हुआ था जिसमें मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया था इसकी ताकत के बारे में। अब बात आती है कि नाटो डरता कहीं है रसिया से। डरने का सबसे मेन कारण है दोस्तों न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन, व्लादिमीर पुतिन लगातार दोस्तों परमाणु हमले की धमकी देते आए हुए हैं कि अगर नाटो इस पे शामिल होता है या कोई और देश इस युद्ध के बीच में आता है तो फिर न्यूक्लियर वार का सामना करना होगा। हम बिल्कुल विश्व युद्ध से नहीं डरेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स अपने इस्तेमाल करेंगे। न्यूक्लियर वेपन क्या रसिया के पास ही है? नहीं, लेकिन रसिया के पास सबसे ज्यादा है। यहां पर आप देख पाएंगे ये तो 2020 का है। 2021 का अगर आप डाटा देखेंगे स्टैटिस्टा का तो देखेंगे अक्टूबर 2021 में 6257 न्यूक्लियर वेपन अकेले रसिया के पास है। इसके बाद 5600 न्यूक्लियर वेपन अमेरिका के पास है। वही बाकी देशों की लिस्ट आप देख रहे हैं। भारत के पास 160 है और पाकिस्तान के पास वहीं पर 165 न्यूक्लियर वेपन्स है। तो न्यूक्लियर वेपन एक कारण हुआ जिसकी वजह से नाटो डरता है। दूसरा कारण यह है क्योंकि रसिया जो है ना, रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन थोड़ा सा तानाशाह टाइप के देखे जाते हैं। मतलब ये बिल्कुल नहीं समझेंगे कि अगर हम किसी देश पर अटैक करते हैं, परमाणु हमला करते हैं तो उस देश की आबादी का क्या होगा, उसकी पब्लिक मरेगी या फिर आगे कैसा संघर्ष करेगी, ये बिल्कुल नहीं सोचते। तानाशाह टाइप के हैं, उनको केवल गद्दी से मतलब है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन दूसरी चीज ये हो गया। तीसरा पॉइंट सबसे बड़ा है अभी हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल में दोस्तों इस मामले में भी रसिया कहीं ज्यादा आगे है। अभी बाकी जो देश हैं वो हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग पर ही लगे हुए हैं, सक्सेसफुल टेस्टिंग नहीं हो पाई है। और चाइना और अमेरिका के पास ही इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से मतलब सक्सेसफुली टेस्टिंग नहीं कर पाए हैं। अभी एक न्यूज आई थी कुछ ही महीनों पहले, मैंने आपको बताया था कि चाइना एक हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग कर रहा था, लेकिन वो टारगेट से कई किलोमीटर दूर जाकर के गिरी थी। ऐसे ही अमेरिका एक बार टेस्टिंग कर रहा था, उसका भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो यानी अगर बात करें सबसे सक्सेसफुल हाइपरसोनिक मिसाइल किसके पास है तो वो है दोस्तों रसिया के पास। अब देखो इससे डर क्यों है? डर इसलिए है क्योंकि दोस्तों एक तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, दूसरा हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल वो होती है जो ध्वनि की आवाज के 5 से 7 गुना या 10 गुना से ज्यादा तेजी से चलती है ध्वनि की गति के। अब आप सोचिए कि अगर जिसके पास ऐसी मिसाइल होगी तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले अटैक वही करेगा। तो रसिया साफ साफ चेतावनी देता है अपनी मिसाइल, जैसे इसकी किंजल मिसाइल है, जरकॉन मिसाइल है, इन मिसाइलों को दिखा करके अपना ये हमेशा ये जाहिर कर देता है कि देखो अगर आप लोग
बीच में आते हो तो पहला अटैक हमारा होगा, और जब तक आप लोग तैयारी करोगे तब तक हमारा अटैक हो चुका रहेगा और बिल्कुल तहस नहस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, आप लोगों के पास केवल सुपरसोनिक तक की ही स्पीड है। तो हाइपरसोनिक इसलिए महत्व रखती है। देखेंगे आप यहाँ पर 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है अगर मैक 10 से चलता है तो। हाइपरसोनिक मिसाइल पर मैं जल्दी इसके बाद ही लेक्चर लूंगा, तो उस पर मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा कि भारत के पास भी है कि नहीं। भारत इस पर काम कर रहा है ब्रह्मोस 2 मिसाइल पर, ठीक है। तो वो ब्रह्मोस 2 जो होगी वो भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल है, हालांकि भारत रसिया से ही मिलकर के वो बना रहा है। तो इस पर देखो 480 किलोग्राम तक का पेलोड भी लिया जाया जा सकता है, और ऑब्वियस सी बात है पेलोड कोई भी हो सकता है, ऑर्डिनरी बम भी हो सकता है और न्यूक्लियर बम भी हो सकता है, तो ये ले जाया जा सकता है। यही वजह है कि नाटो या फिर कोई और देश डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, रसिया से युद्ध करने को तैयार नहीं है। व्लादिमीर जेलेंस्की दोस्तों ये बात समझ चुके हैं अच्छे से कि अमेरिका और नाटो ये दोनों ने बस इनको चने के झाड़ पर चढ़ा दिया और पीछे हट गए हैं। बलि का बकरा इनको बनना पड़ा है। शुरुआत में कहे कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे, रसिया पर ये कर देंगे, रसिया पर वो कर देंगे, ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी सामने नहीं आ रहे कोई लड़ने के लिए, अभी सामने से कोई नहीं आ रहा है यूक्रेन की डायरेक्टली मदद करने के लिए। कह रहे हैं कि हम सैंक्शंस लगा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी आप देखोगे, अगर रिपोर्ट्स आ रही है आप देखोगे कि बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज है अभी भी ऑयल परचेज कर रही हैं रसिया से। इंडिया देखो डिस्काउंट पर ऑयल परचेज कर रहा है रसिया से। तो रसिया को क्या हुआ, थोड़ा बहुत इकोनॉमी का लॉस हुआ, वो तो होना ही था, कभी भी कहीं पर भी युद्ध होता है तो इधर उधर होता ही है। आप बैन लगाए, रसिया उसका भी प्लान शुरू कर दिया, इसके पहले भी तैयारी कर रहा था, लेकिन डायरेक्टली जो मदद वाली बात थी उस डायरेक्टली मदद के लिए इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। भारत ने भी यूक्रेन को समझाया हुआ था, पहले ही समझाया हुआ था, बातचीत के माध्यम से ही हल निकलने वाला है। आप बातचीत करो, चढ़ाने वाले तो चढ़ा करके निकल जाते हैं पीछे से। भारत में बच्चा बच्चा जानता है ये कहावत कि चने की झाड़ पर चढ़ाए हुए पर आया नहीं करते हैं, पीछे से लोग चढ़ा करके हट जाते हैं, बलि का बकरा बनना पड़ता है। यही हाल हुआ है आज यूक्रेन का। अमेरिका और नाटो चढ़ा करके हट लिए और अभी देखो यूक्रेन में लगातार रसिया घुसता चला जा रहा है, कब्जा करता चला जा रहा है। अब ये आगे कहां तक जाएगा मामला ये तो देखना ही होगा। फिलहाल 27 दिन हो चुके हैं, दाद देनी होगी यहाँ पर यूक्रेन की भी, यूक्रेन की पब्लिक को, यूक्रेन की जो आर्मी है उसको, कि वो 27 दिनों तक चल रही है। हालांकि इसमें रसिया का ये कहना है कि हम अगर युद्ध खत्म करना चाहते तो एक दिन में खत्म कर देते, लेकिन हम सिविलियंस को नहीं मारना चाह रहे हैं, हम केवल वहां की सत्ता को गिराना चाहते हैं, वहां की आर्मी को खत्म करना चाहते हैं। इस वजह से टाइम लग रहा है। फिलहाल जो भी हो, रसिया लगातार इन्वेजन करते चला जा रहा है और अब फ्रस्ट्रेट होकर व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, वो साफ तौर पर बोल दिए हैं कि नाटो या तो ये एक्सेप्ट करे कि ये लोग कायर हैं, ये लोग अब रसिया से वार करने के कैपेबल नहीं हैं, रसिया के सामने मुकाबला करने के कैपेबल नहीं हैं, या फिर ये डायरेक्टली मदद करने के लिए आए। तो ये स्थिति इस समय चल रही है। कई शहर पर कब्जा हो चुका है रसिया का। रसिया अब शॉपिंग मॉल्स वगैरह को भी टारगेट कर रहा है। हालांकि इस पर रसिया का यह भी कहना है कि जो शॉपिंग मॉल्स हैं जिस पर वो अटैक कर रहा है वहां पर मिसाइल लॉन्चर स्टेब्लिश किए जा रहे थे या फिर हथियार इक्विपमेंट स्टोर किए जा रहे थे, इस वजह से उसको उड़ाया गया है। लेकिन कई सारे शॉपिंग मॉल्स वगैरह उड़ाए जा रहे हैं। इधर अमेरिका जो है ये बस तिल मिलाकर, एक प्रकार से कहें या तो तिल मिलाकर रह जा रहा है या तो कहें कि दिखावा कर रहा है एक प्रकार से, क्योंकि इसको सिर्फ अपने फायदे से मतलब है, अपने प्रॉफिट से मतलब है। ये तो चाहता ही है कि दुनिया जो है वो रसिया से अलग हो जाए, रसिया से जो भी ट्रेड है वो ना करे, इनसे जाकर के ट्रेड करे। इनको अपना मतलब यहाँ पर निकालना है और बहुत ही अच्छा इनको मतलब मौका दिख रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिन पर बैन भी लगाया जा रहा है, जो अपना प्रोग्राम वहाँ से रसिया से बंद करके भी बाहर निकल रही हैं। हालांकि एक चीज़ आया अभी सामने कि मेटा जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी बन चुकी है, उसकी 2 कंपनियों को रसिया में बैन किया गया है, इंस्टाग्राम को और फेसबुक को, जबकि व्हाट्सएप को चलने दिया जा रहा है। कहा गया है कि व्हाट्सएप से हमें कोई खतरा नहीं, व्हाट्सएप चलने दो, फेसबुक और इंस्टाग्राम से खतरा है, इसको नहीं चलने देंगे। और आपको पता होगा इंस्टाग्राम के एक ऑप्शन में रसिया ने भी अपना इंस्टाग्राम टाइप का ही एक ऑप्शन लॉन्च भी कर दिया है अपने यूजर्स के लिए, अपनी देश की जनता के लिए। यहाँ पर जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि G7 देशों से रसिया को कब बाहर किया गया, तो दोस्तों अगर आपने लोगों ने आंसर किया होगा 2014, तो बिल्कुल करेक्ट आपने आंसर किया। 2014 में सिचुएशन क्या हुई थी कि रसिया जो है ये क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। क्रीमिया आप देखेंगे यूक्रेन का यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये क्रीमिया था, इस पर 2014 में रसिया ने कब्जा कर लिया था। और इसको कब्जा करने से
बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, स्ट्रेटेजिक फायदा हुआ काफ़ी, क्योंकि इधर आप देखेंगे ब्लैक सी है, काला सागर है, और यहाँ पर दोस्तों जो है वो है ओजोब सागर। तो इस रीजन को कब्जा करने की वजह से इस क्षेत्र से उसको व्यापार करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने लगी। अब क्योंकि उसका प्लान पहले से ही था कि यूक्रेन को धीरे धीरे कब्जा करना है या फिर यूक्रेन में अपनी वाली पार्टी की सरकार स्थापित करनी है, अपना जो मतलब कठपुतली की सरकार जिसे कह सकते हैं आम भाषा में। तो 2014 में जब क्रीमिया पर कब्जा किया था तब रसिया को G7 देशों ने अपने से ग्रुप से बाहर निकाल दिया था। यही कारण था। कारण अगर पूछा जाएगा तो सिंपली आपको समझ में आ चुका है। तो ये तो था। अच्छा, एक बात मैं फिर से आज याद दिलाना चाहूंगा, हमारे राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक दोस्तों APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सही सिचुएशन है, बहुत ही सही साबित हो रही है इनकी ये बात। आप यूक्रेन को देख लो और इंडिया को देख लो। आप इंडिया कुछ भी एक्शन लेता है, कुछ भी करता है, आज स्थिति ऐसी आ गई है कि इंडिया पर डायरेक्टली कोई प्रेशर नहीं डाल रहा है, डायरेक्टली कोई ये नहीं कर रहा है कि तुम पर हम सैंक्शन लगाएंगे या ऐसा कुछ करेंगे। यहाँ इंडिया जाकर के ऑयल भी परचेज कर रहा है रसिया से, फिर भी नहीं कर रहा है कुछ। तो देखिए ये एक पावर है, और पावर कहीं ना कहीं इंडिया को देना इन्होंने ही शुरू किया सबसे पहले। तो एक बार इनको प्रणाम। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। वीडियो कैसी लगी है हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे पेड बैचेस भी ले सकते हो, यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। अगर आप ऊपर दिए गए कूपन कोड को यूज करते हैं तो आपको भारी डिस्काउंट भी मिल सकता है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।